गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन। ये हम लोगों का पहला टॉपिक है। यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हम लोग देखेंगे। इसमें पार्ट्स आता है आपका किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब किडनी का कौन कौन सा फंक्शन हो सकता है, देखना दो फंक्शन है किडनी का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो ये हमारा फंक्शन है, पहला वाला ये है आपका एक्सक्रीशन, दूसरा वाला आपका ऑस्मोरेगुलेशन। बस ध्यान दीजिएगा कि एक्सक्रीशन मीन्स बाहर ले जाना। किडनी का मेन काम क्या होता है, रिमूव करना। किसको रिमूव करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है हम लोग का, ऑस्मो रेगुलेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना कि जब वाटर का इनफ्लो या आउटफ्लो हम लोग कंट्रोल करते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वॉटेवर, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द ब्लड। सिंपल है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, होता कहाँ पे है, किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में होता है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग यूरेटर में। यूरेटर क्या है हम लोगों का, कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर। अब जो किडनी है, किडनी से ब्लैडर के बीच में जो रास्ता है हम लोगों का, वो होता है यूरेटर। ठीक है, अब यूरेटर कहाँ लेके जा रहा है, ब्लैडर में। ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर यूरिन। कितना स्टोर करता है, आपका हाफ लीटर अप्रॉक्स स्टोर करता है। कितना, 500 ml। अब है यूरेथ्रा। ठीक है ना, यूरेथ्रा क्या होता है हम लोग का, कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। यहाँ तक अगर तो लास्ट पार्ट रहता है, यूरिन को हम लोग बाहर निकालते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो किडनी है हमारा, किडनी का जो आपको फोटो दिख रहा है यहाँ पे ना, जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस मीन्स व्हाट, ब्लड विथ वेस्ट। ये पार्ट दिख रहा है आपको, ब्लड विथ वेस्ट एंटर कर रहा है और उसका आपका जो निकल रहा है फिल्टर्ड ब्लड वापस बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस ये हो जाता है किडनी का पार्ट। और किडनी का जो ये आपका इनलार्ज्ड वैल्यू है, इनलार्ज पार्ट जो है वो आपका दिख रहा है यहाँ पे, जो कि एक नेफ्रॉन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो किडनी का मेन किडनी में, किडनी का सबसे पहला पार्ट के सबसे पहला चीज़ क्या है कि टू इन नंबर, दो नंबर होते हैं। यानी कि किडनी कितने होते हैं हमारे बॉडी में, दो होते हैं। इनका शेप क्या होता है, इनका शेप होता है बीन शेप्ड का। ठीक है, अब सी में आते हैं। सी में क्या है हम लोगों का, प्रेजेंट इन एब्डोमेन ऑन अदर साइड ऑफ द बैकबोन। अब ये क्या है कि हमारे एब्डोमेन में रहता है, अदर साइड यानी कि दोनों साइड ही हम लोगों का ये किडनी होता है। अब बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ये तो क्लियर है, हम लोग किडनी का बेसिक यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन। दिमाग में रखना ये बात। अब नेफ्रॉन में आते हैं, तो नेफ्रॉन में क्या क्या हो सकता है। तो नेफ्रॉन में पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस का क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, देखना, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है। इसमें ये जो है बहुत कैपिलरीज मीन्स छोटे छोटे जो पतले पतले जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, जो कि पहले स्लाइड में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होता है, यानी कि क्लस्टर होता है। ठीक है, अब कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ग्लोमेरुलस, जो रहता है आपका बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल पता है ना, दिमाग में इमेज बना लेना, बोमेंस कैप्सूल कैसा होता है। बोमेंस कैप्सूल आपका होता है कि एक कर्व टाइप का जो कवरिंग होता है, जो कि ग्लोमेरुलस को कवर करके रखता है। ठीक है, बोमेंस क्या, मान लीजिए कि आपका हो जाता है ग्लोमेरुलस, और इसको चारों तरफ जो घेर के रखता है उसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो ये जो बोमेंस कैप्सूल है, उसका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है इस ब्लड, इस वेसल्स में जो भी ब्लड है उनसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना। तो ये है बोमेंस कैप्सूल और ये है हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसमें देखना इस तरह से। तो ये है हमारा, ये हाथ देख लो, ये वाला उंगली और ये वाला। ठीक है, यहाँ से ब्लड एंट्री करेगा, यहाँ से ब्लड एग्जिट करेगा। ये हम लोगों का गया बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल ने क्या किया, वेस्ट निकाल लिया। और ये क्या किया, यहाँ से ब्लड एंट्री करके और यहाँ से ब्लड एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री किया हम लोगों का प्योर ब्लड। ठीक है, और यहाँ से एग्जिट करेगा हम लोगों का, यहाँ से एंट्री करेगा इम्प्योर ब्लड विथ जो वेस्ट वेस्ट रहता है, वेस्ट के साथ में। और यहाँ से जो एग्जिट करेगा वो हम लोग का एग्जिट करता है प्योर ब्लड। ठीक है, और ये पार्ट जो है वो कहाँ कैप्चर्ड रहता है, किस में पैक्ड रहता है, आपका बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुकी है बात, तो आगे चलते हैं। बोमेंस कैप्सूल के बारे में तो मैंने बता दिया, एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस को रखता है। अब है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लॉन्ग। मतलब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब सिर्फ इतना ही है, ये रीएब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छे से काम आता है। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन में पहले ही बता चुका हूँ। अगर जो कैप्सूल है, जो ये जो कैप्सूल है, इसने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर और वॉटेवर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया हो, तो ये जो
प्योर ब्लड निकलता है उसको लगता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या वाटर निकल चुका है, वो वापस उस ट्यूब्यूल के चारों तरफ घूमता रहता है ताकि वो एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सके। तो ध्यान से ये बात ध्यान में रखना कि रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल में, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे, देखते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो किडनी का फंक्शन तो इससे पहले हम लोग देख लिए थे, अब नेफ्रॉन का एक्चुअली क्या फंक्शन होता है। तो इसमें होता है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टू मेंटेन वाटर एंड आयनिक बैलेंस। ठीक है, जो कि एक तरह से हम लोग का ऑस्मो रेगुलेशन है, उसमें यही काम करता है हम लोग का। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है कि लास्ट पॉइंट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये भी है, नेफ्रॉन क्या करता है हम लोग का, हेल्प करता है कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको वापस ब्लड में पहुंचाने का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का है ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। अब देखना, ये हम लोग का क्या था, ये एंट्री था, ये एग्जिट था, ये हम लोगों का हो गया क्या बोलते ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये इसको चारों तरफ फोन कवर करता है, इसको करता है बोमेंस, बोमेंस कैप्सूल। अब दोनों को मिला के दोनों ही कंबाइंडली क्या कहलाते हैं, रेनल कॉर्पस्कल। ठीक है, क्या कहलाते हैं, रेनल कॉर्पस्कल। उसके बाद है कि हेनल्स लूप, आपने देखा था ना नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल। अब ये पार्ट जो है इस तरह से जो घूम के जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं हेनल्स लूप। ठीक है, जो हेनल्स लूप होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं, किस केस में, वैसे एनिमल के केस में जो कि हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है ना, मतलब जनरली हेनल्स लूप लॉन्ग होता है, किस केस में, जबकि यूरिन हाइपरटोनिक हो। और किन के लिए होता है, वो बर्ड्स में और मैमल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो हाइपरटोनिक यूरिन मीन्स व्हाट, तो लिखा हुआ है हाइपरटोनिक यूरिन मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि ये प्रिवेंट द वाटर लॉस। तो हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब समझ लेना कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है। क्यों रहता है, ताकि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है एफरेंट एट्रियोल एंटर्स इच बोमेन कैप्सूल। ठीक है, अब इसके बाद का जो फिगर है ये ध्यान देना, एफरेंट एट्रियोल। ठीक है ना, मीन्स ए से, ये जो आपका पार्ट ए है वो हम लोगों का ये वाला, ये जो हमारा ए वाला पार्ट है वो है अराइव, और ई वाला पार्ट जो है वो है एग्जिट। तो यहाँ पर देखना, ये है हमारा ए मीन्स अराइव और ई फॉर एग्जिट। यहाँ से ए में एग्जिट एंट्री कर रहा है, अराइव कर रहा है, और ई से एग्जिट कर रहा है, बाहर निकल रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो बोमेंस कैप्सूल में जो एंट्री करेगा उसको बोलेंगे एफरेंट, और जो एग्जिट करेगा उसको बोलेंगे इफेरेंट। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गई बात, हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर आपका किडनी फेल हो जाए, मीन्स किडनी में कुछ इशू आ जाए, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायलिसिस मशीन का। इसको डायलाइज़र भी बोला जाता है। मीन्स आपका किडनी अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा तो हम लोग डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो काम कैसे करता है वो मशीन का, मेन प्रिंसिपल है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। वो मशीन में सिर्फ दो प्रोसेस मेनली होते हैं, ऑस्मोसिस होता है और दूसरा डिफ्यूज़न होता है। उसके बाद ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द पेशेंट्स, मतलब पेशेंट के हाथ से ब्लड निकाला जाएगा, मशीन में डाला जाएगा, और मशीन से वापस उसको हाथ में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई, ब्लड निकाला, मशीन में डाला, फिर वापस बॉडी में डाल दिया गया। तो यहाँ तक तो सिंपल हो चुका है। आगे देखते हैं कि पेशेंट्स ब्लड कंटेंट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड यूरिया हैव टू बी रिमूव्ड। अब ऑब्वियस है कि ब्लड को हम लोग मशीन में डालेंगे क्यों, क्योंकि मशीन अगर किडनी काम नहीं कर रहा मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से नहीं निकलेगा। अगर ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा तो हम लोगों को बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाता है, जनरली ज़्यादातर डेथ ही हो जाता है। और उसके बाद देखेंगे कि इसका पिक्चर कैसा है, ये देख लेना। ये जो आपका है हैंड दिख रहा ना आपको, ये वाला। ठीक है, अब देखना, ये जो रेड कलर का है,
रेड कलर का क्या कहानी है? रेड कलर जो है ब्लड निकल रहा है, जा रहा है मशीन में, ये आपका हो जाता है मशीन, डायलाइजिंग मशीन। अब यहाँ से ब्लड निकलेगा प्योर होके और वापस हैंड में जाता है। सिंपल इतना ही कहानी समझना है, ठीक है, क्योंकि मशीन के बारे में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। तो हम लोगों का क्या हो रहा है कि ब्लड निकला हाथ से, ठीक है, यहाँ से निकला और सीधा कहाँ जाता है? डायलाइज़र में। ये हम लोगों का होता है डायलाइज़र। अब डायलाइज़र से जो हम लोगों का ब्लड प्योर हो जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ से, सारा एक्सेस ऑफ सॉल्ट, यूरिया, अमीनो एसिड, व्हाटएवर, वो हम लोगों का बाहर चला जाता है। और ये जो पार्ट आपको एंट्री कर रहा है, ये एंट्री इसलिए कर रहा है ताकि इसमें ये सॉल्यूशन रह सके, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन इसमें रह सके, तब आपका ब्लड प्योर होगा, यानी कि डिफ्यूज़न के थ्रू जो भी मटेरियल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल हम लोगों का हो जाता है डायलिसिस मशीन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो कि एक और डायलिसिस मशीन जो कि थोड़ा और सिंपल है, समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, ये पहला पार्ट दिख रहा है आपका हैंड। हैंड में क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है आपका ब्लड फ्रॉम द पेशेंट, दिख रहा है आपको। डायलाइज़र जो आपको दिख रहा है, डायलाइज़र वाला पार्ट कौन सा है? ठीक है, डायलाइज़र वाला पार्ट रहता है हम लोगों का ये, यहाँ से ब्लड निकला बाहर, निकल गया बाहर, गया हम लोगों का डायलाइज़र में, ठीक है। अब डायलाइज़र में ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ दिख रहा है आपको जाते हुए? ये आपको दिख रहा है एक सॉल्यूशन में ऐड होते हुए। अब ये सॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है? ये जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है वो ऐसे करके घूम रहा है, बस जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का आपका एक सॉल्यूशन घूम रहा है। तो जैसे ही ये वाला सॉल्यूशन इसके नज़दीक आता है तो क्या करेगा? यहाँ से खींचेगा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो नीचे की तरफ, ठीक। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब देखेंगे कि क्या हो रहा है कि जैसे ही ब्लड गया डायलाइज़र में तो डायलाइज़र से एब्जॉर्ब हो जाता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देख रहा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नीचे की तरफ जा रहा, ठीक है। अब ये इस फ्लो के साथ साथ, इस फ्लो के साथ साथ आपका चला जाता है पॉट में, जो कि एक वेस्ट मटेरियल हो गया, सिंपल। अब आगे देखते हैं। द ब्लड पासेज इन डायलाइज़र, सिंपल है, ब्लड गया कहाँ? डायलाइज़र में गया। उसके बाद डायलिसिस फ्लूइड हैज़ नो यूरिया। अब डायलिसिस फ्लूइड कौन सा है? जो पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है वो आपका है डायलिसिस फ्लूइड, जो दोनों पॉट में, नीचे में जो दोनों पॉट है आपका, ठीक है, दो पॉट बना हुआ है ना, इससे निकल रहा है और इससे सॉल्यूशन इसमें जा रहा है। तो ये दोनों पॉट में जो भी सॉल्यूशन है वो हम लोगों का होता है, जिसमें कि यूरिया नहीं होता। क्या नहीं होता? यूरिया नहीं होता, एंड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो होता है, ठीक है। तभी ये ब्लड से यूरिया खींच लेता है। इसमें अगर यूरिया नहीं है, ऊपर यूरिया है, मीन्स यहाँ पे यूरिया जो है, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऊपर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ यूरिया नीचे आ जाएगा, सिंपल है। तो यूरिया अलग हो गया, सॉल्ट है तो सॉल्ट भी अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज सेम, ठीक है, दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्यों सेम रहता है? अगर मान लीजिए कि इसमें ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मीन्स हमारे मेन ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है और नीचे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो जाएगा, मीन्स ये निकल जाएगा। तो हम लोगों को ये नहीं चाहिए, ग्लूकोज बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग इस वाटर में भी, इस सॉल्यूशन में भी, नीचे वाले पार्ट में भी हम लोग ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखते हैं, जैसा कि यहाँ है वैसा यहाँ भी रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यूरिया मूव्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन बाय डिफ्यूजन, सिंपल है, ऊपर में यूरिया ज़्यादा है, नीचे में यूरिया कम है, तो तुम्हारा क्या होगा? यूरिया हाई से लो की तरफ फ्लो हो जाएगा। फिर सम सॉल्ट्स मूव एज वेल, कुछ सॉल्ट भी होते हैं ऊपर में ज़्यादा, जो कि वो उस सॉल्यूशन में ऐड हो जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। अब है कि अगर पेशेंट का किडनी फेल हो चुका है तो उसको कम से कम वीक में 2 टाइम्स 12 आवर्स के लिए, मतलब इच 12 आवर्स के लिए डायलिसिस मशीन पे रखा जाता है, तभी वो पेशेंट लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है। आगे चलते हैं। अब देखो, ह्यूमन की बात हो गई, ठीक है, किडनी देख लिए, नेफ्रॉन देख लिए। अब हम लोग आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है हम लोगों का? गैसियस वेस्ट। तो दो वेस्ट होते हैं, दो टाइप के वेस्ट प्लांट में, एक होता है सॉलिड, एक होता है गैस में। सॉलिड में हम लोग सॉलिड नहीं बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, मतलब लिक्विड बोलेंगे।
तो हम लोगों का एक्सक्रीशन इन प्लांट पहला होता है गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट में कौन कौन आते हैं? O2 एंड CO2। सिंपल है, गैसियस वेस्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये किसके थ्रू बाहर निकलते हैं? स्टोमाटा के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, स्टोमाटा के थ्रू जैसे ही बाहर, और स्टोमाटा में से अगर बाहर निकल रहा है तो कौन किसके थ्रू? CO2 निकलता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड O2 निकलता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 आपका बाहर जाता ही है, ये तो पता ही है आपको। CO2 भी प्लांट से बाहर जाता है, लेकिन स्टोमाटा के थ्रू ही जाता है। और ऑक्सीजन भी जो है आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में जो बनता है वो तो बाहर जाना ही जाना है। एक तरह से हम लोगों का ऑक्सीजन जो है प्लांट के लिए इज अ वेस्ट। प्लांट के लिए ऑक्सीजन गैस एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब देखो एक्सेस वाटर, तो गैसियस वेस्ट तो निकल गया। अब आते हैं हम लोग वाटर में। कुछ अब प्लांट में ज़्यादा वाटर हो जाए तो कैसे निकलेगा? तो रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन बता ही चुके हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीफ थ्रू स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर गैसेस। तो हम लोगों का ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट किस में रहता है, क्या रहता है? तो हम लोग का ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट रहता है गैस। ठीक है, तो लीफ इज द मेजर ऑर्गन, तो मतलब लीफ जो है मेजर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट। लेंटिसेल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट। लेंटिसेल्स भी पता चुका हमें कि क्या होता है, जो प्लांट के जो बार्क में रहता है स्मॉल होल्स टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। आगे आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। गैसेस प्रोडक्ट इन इज रिमूव्ड थ्रू इन इट इज रिमूव थ्रू स्टोमाटा। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस समझने वाली बात है। गैसेस प्रोडक्ट जो है हम लोगों का स्टोमाटा से निकलता है एंड लेंटिसेल्स से भी निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ गम्स। अब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स हम लोगों का वाटर एंड गैस छोड़ के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि गम्स, ऑयल्स एंड रेजिन्स के फॉर्म में प्लांट में स्टोर रहते हैं। अब मान लीजिए कि आपका कोई भी अंदर में वेस्ट प्रोडक्ट बना प्लांट में, वो आके जमा हो जाता है उसके प्लांट के बहुत सारे पार्ट में। मान लो कि प्लांट का बार्क जो हम लोगों का आउटसाइड लेयरिंग होता है उसमें आके वो जमा हो जाएगा, तो वो लेयर हटा दो तो प्लांट का वेस्ट हट गया। अब कुछ प्लांट के वेस्ट पत्ते में यानी कि लीफ में जाके स्टोर हो जाते हैं, निकलते नहीं है, तो क्या होता है, लीफ टूट जाता है। तो लीफ टूट गया तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर। अब कुछ जो होते हैं फ्रूट्स में ऐड जाते हैं, तो फ्रूट्स में जाके वो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो गया, तो फ्रूट टूट गया, इट मीन्स वो हम लोग का क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना। ठीक है, आगे देखते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट विच स्टोर्ड इन द फ्रूट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड रिफायर्स। अब देखिए, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रूट में स्टोर होते हैं सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं रिफायर्स। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखना, कोई इसमें बस ये ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में रखना है तुमको कि जो वेस्ट प्रोडक्ट फ्रूट में स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफायर्स। अब है एग्जाम्पल में, कहाँ ये जो आपका जो सॉलिड फॉर्म का जो सब्सटेंस है रिफायर्स कहाँ रहता है? तो यम फ्रूट। ठीक है ना, यम फ्रूट एक फ्रूट है जो कि पोटैटो टाइप दिखता है, पोटैटो में स्वीट पोटैटो टाइप दिखता है, कलर उसका पिंक होता है, तो उसमें ना निडल्स होते हैं। ठीक है, निडल्स के फॉर्म में वो वेस्ट, जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्रूट पे निडल से निकले रहते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या है ना कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट निडल के फॉर्म में वो कैसे बाहर निकलता है? तो ये जो निडल है, मान लीजिए कि आपका निडल बना हुआ है, ठीक, अब इस पर कुछ प्रेशर पड़ा तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो या तो टूट के बाहर निकल जाएगा या फिर उसमें जो स्टोर रहता है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सेस दिस आर एक्सक्रीटेड व्हेन अप्लाइड मैकेनिकल प्रेशर। बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो रिफायर्ड समझ में आ गया, कहाँ पे स्टोर होता है, फ्रूट में, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, और ये कैसे एक्सक्रीट होता है, तो मैकेनिकल प्रेशर डालने पर, नहीं प्रेशर डालो उसका वेस्ट बाहर। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं एक्सक्रीशन एक्वेटिक प्लांट्स इज बाय डिफ्यूजन। अब एक्वेटिक प्लांट में जो भी एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल है, बस इतना ही ध्यान में रखना है, नथिंग एल्स। अब है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म, ये देख लीजिए। तो अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो है नेफ्रेडिया। ठीक है, ये तो बस ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में रखना है। एक्सक्रीशन इन अमीबा जो होता है हम लोगों का CO2 एंड वाटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल है, अमीबा में CO2 निकलेगा और वाटर निकलेगा, कैसे, किसके थ्रू निकलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो आपका अमीबा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसका बोल सकते हो स्किन। स्किन तो होता नहीं है क्योंकि वो सेल है, तो मीन्स सेल में सिर्फ क्या होता है, आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब है नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया एंड एक्सेस ऑफ वाटर। ये लास्ट लाइन जो है उसको पढ़ लेना ध्यान से, कि
कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है लाइक अमोनिया एंड एक्सेस वाटर, और एक्सेस वाटर जो होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू निकलते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि स्किन जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से निकल रहा है आपको निकल रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, दोनों ही इंक्लूड होता है। अब है अगला लाइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज ऑलवेज हायर। अब कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, अब देख लो, अमीबा है, अमीबा के अंदर में अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आता है क्योंकि अमोनिया अमीबा के अंदर बनेगा, तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में आपका अमोनिया अंदर में ज़्यादा होता है अमीबा के अंदर में। तो ऑब्वियस ही बात है क्या करेगा, डिफ्यूज़न, मीन्स अंदर में अमोनिया ज़्यादा बाहर में अमोनिया कम, तो अमोनिया जाना चाहेगा बाहर में, लेकिन कैसे जाएगा ये देखो, द वाटर एंटर्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बाय एंडोस्मोसिस। अब क्या है कि पहले अमोनिया तो ज़्यादा हो चुका है, मीन्स अंदर में वाटर की कमी हो चुकी है, तो बाहर से वाटर जाता है अंदर, बाहर से वाटर जाएगा अंदर, और आगे देखो सरप्लस वाटर एंटर्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब सरप्लस वाटर का मतलब होता है एक्सेस वाटर। अब पानी तो अंदर चला गया, अब अंदर में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। लास्ट में एक फिगर दिखाऊंगा उसमें सब समझ में आएगा। अमीबा के अंदर में होता है न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और ये आपका होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर में। तो जो एक्सेस वाटर, अगर मान लो वाटर एंट्री कर गया, और ज़्यादा वाटर कहाँ जाएगा, आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में जाएगा। अब देखो साइज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इंक्रीज, अमीबा है, अमीबा के अंदर में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, उसमें पानी गया तो उस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का साइज बढ़ता है, ठीक है। आगे देखो, व्हेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज फुल्ली एक्सपेंडेड। अब जब पानी चला गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सपेंड होता गया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, तो ये कहाँ जाता है, ये जाता है पेरीफेरी की तरफ। मतलब क्या है ना कि जो अटैचमेंट होता है ना पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक जाना, हम लोग बोलते हैं पेरीफेरी, ये जो आउटर लेयर है उसको पेरीफेरी बोलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कैसे बढ़ गया, ये जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो एट इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ही ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, ठीक है, ये फट जाएगा, ठीक है, ये फट जाएगा। तो मतलब क्या, फटने से जो आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उस वेस्ट को यानी कि अमोनिया एंड एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है। अगला लाइन में क्या है, क्लियर हो जाएगा, द एक्सेस ऑफ वाटर, जो कि हम लोग सरप्लस वाटर बोलते हैं, विथ अमोनिया, ठीक है, इज डिस्चार्ज इन द सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग वाटर। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। जब हम लोगों का पानी आया अमीबा के अंदर, अमीबा से गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में पहले से होता है आपका अमोनिया, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में अमोनिया है, वाटर चला गया, अब उसका साइज बढ़ गया, किसका साइज बढ़ा, आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का साइज बढ़ गया। अब उसका साइज बढ़ते ही क्या कहानी हो जाएगा आपका, कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरीफेरी की तरफ बढ़ता है, वहाँ पर वो जाकर फट जाता है, फटेगा तो वो कहाँ जाएगा, अमोनिया एंड वाटर सब सराउंडिंग में बाहर, ठीक है। ये हम लोगों का जो प्रोसेस जो होता है ना, द रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज़ ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब ये फ़ोटो देख लो यहाँ पे, इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, तो इस फोटो में आपको है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिख रहा। अब आगे हम लोगों का, उसके जस्ट नीचे न्यूक्लियस है, उसके जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन है। अब जो बीच में जो भी पार्ट रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, फूड वैक्यूल। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिख रहा है आपको ना, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वही आपका अमोनिया एंड एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, आगे चलता है। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं पहले क्लास में लिया था, अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।